कल्पना कीजिए कि कोई इंसान इतने भयानक दर्द से गुजर रहा है कि उसे दिन में 44 गोलियां खानी पड़ रही हैं। बाप रे, 44 गोलियां? हाँ बिल्कुल। मतलब दर्द इतना ज्यादा कि नर्वस सिस्टम लगभग जवाब दे चुका है। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर वो इंसान दुनिया के दूसरे कोने में भारत आता है और एक प्रायोगिक स्टेम सेल थेरेपी करवाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक भी हो जाता है। वो दोबारा अपने पैरों पर चलने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे वो इंसान फ्लाइट लेकर वापस लंदन पहुंचता है ना, जमीन पर पैर रखते ही वो सारा भयानक दर्द, वो बीमारी बिल्कुल वैसी वापस आ जाती है। मतलब एकदम से सब कुछ पहले जैसा हो गया। एकदम। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही सच्ची घटना पर बात कर रहे हैं। हम एमी बी शेर की किताब हाउ टू हील योरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स कैन इसके पन्नों में उतर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। ये स्रोत सामग्री इसी सवाल का जवाब देती है कि जब दवाइयाँ, सर्जरियाँ और दुनिया भर के डॉक्टर हार मान लें, तब शरीर को कैसे ठीक किया जाए। देखिए, ये कहानी चिकित्सा विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की ओर इशारा करती है। मतलब ये किताब सिर्फ एक और वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली गाइड नहीं है। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। ये स्रोत सामग्री बहुत ही गहराई से इस बात की पड़ताल करती है कि हमारी भावनाएं, हमारे दबे हुए डर और हमारी ऊर्जा का प्रवाह किस तरह हमारे शरीर के एक एक सेल यानी कोशिका की केमिस्ट्री को बदल देते हैं। सही कहा। हम अक्सर सूचनाओं के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि सिर्फ लक्षणों को ही बीमारी मान बैठते हैं। लेकिन आज हम बीमारी के असली उद्गम को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से करते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ है जिसके पत्ते सूख रहे हैं। अच्छा। अगर हम केवल उन पत्तों पर ही दवा छिड़कते रहेंगे तो क्या वो पेड़ कभी ठीक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल समस्या तो उसकी मिट्टी में है, जड़ों में है। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। एकदम सही बात है। और जिस इंसान की आपने अभी बात की ना, वो खुद इस किताब की लेखिका एमी है। हाँ, एग्जैक्टली। उन्हें लेट स्टेज लाइम डिजीज था। ये एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब वे लंदन वापस गईं और उनका दर्द लौटा तो उनके टेस्ट हुए और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन टेस्ट्स में लाइम डिजीज के बैक्टीरिया का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब शरीर में बैक्टीरिया था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर भी शरीर उसी बीमारी के लक्षण दिखा रहा था। तो क्या ये सब उनके दिमाग का वहम था? मेरा मतलब है, क्या वे जानबूझकर बीमार महसूस कर रही थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दर्द असली नहीं था या वो कोई वहम था। शुरुआत में बैक्टीरिया ने ही नुकसान पहुंचाया था। अच्छा, लेकिन जब बैक्टीरिया खत्म हो गया तब भी शरीर बीमार क्यों था? क्योंकि असली समस्या वो बैक्टीरिया कभी था ही नहीं। असली समस्या वो मिट्टी थी जिसमें वो बैक्टीरिया पनपा। इस मिट्टी से आपका क्या मतलब है यहाँ? मिट्टी का मतलब है हमारी आंतरिक भावनाएं, हमारा अवचेतन मन और हमारी ऊर्जा का संतुलन। देखिए, एमी के मामले में उनके भीतर एक लगातार बना रहने वाला डर था। हमेशा दूसरों को खुश करने की गहरी आदत थी और अपनी अंतरात्मा की आवाज को लगातार अनसुना करने का एक पैटर्न था। अच्छा, तो ये सब एक साथ चल रहा था। हाँ, और इस भावनात्मक असंतुलन ने उनके इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया था कि एक सामान्य बैक्टीरिया ने उनके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। सही बात है। जब हम बीमार होते हैं तो हम तुरंत किसी बाहरी कारण को ढूंढते हैं, क्या खा लिया, कौन सा कीड़ा काट गया। लेकिन एक स्वस्थ, भावनात्मक रूप से संतुलित शरीर में वो बैक्टीरिया शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता। भावना ही तय करती हैं कि शरीर का सुरक्षा कवच कितना मजबूत होगा। ये बात सुनने में बहुत गहरी लगती है। ये ऐसा है जैसे किसी घर की दीवारें रंगना जबकि उसकी नींव धंस रही हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मेरा मतलब है, अगर हमारी भावनात्मक मिट्टी हमें बीमार कर सकती है तो इसका असल मैकेनिज्म क्या है? एक अमूर्त विचार या किसी को खुश करने की आदत असल में एक शारीरिक लक्षण में कैसे बदल जाती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका कोई ठोस जैविक आधार, कोई बायोलॉजिकल ब्रिज तो होना चाहिए ना, वरना ये तो सिर्फ एक दार्शनिक बात बनकर रह जाएगी। ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका पूरा वैज्ञानिक आधार मौजूद है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के एपिजेनेटिक्स के सिद्धांत को समझना यहाँ सबसे जरूरी है। अच्छा। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा डीएनए हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है, जो तय हो गया सो हो गया। लेकिन एपिजेनेटिक्स साबित करता है कि हमारी कोशिकाएं हमारे भावनात्मक वातावरण के प्रति लगातार प्रतिक्रिया करती हैं। मतलब वो बदलती रहती हैं? हाँ, जब आप हमेशा डरे रहते हैं
या हर किसी को खुश करने के दबाव में रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क लगातार कोर्टिसोल और तनाव से जुड़े विशिष्ट न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ता है। एक सेकंड, ये न्यूरोपेप्टाइड्स ये क्या होते हैं? आप इन्हें भावनाओं के केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं। अच्छा। जब आप कोई भावना महसूस करते हैं तो दिमाग एक केमिकल बनाता है जो खून के जरिए पूरे शरीर में जाता है। अब आपकी कोशिकाओं पर रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आपके खून में लगातार स्ट्रेस वाले केमिकल्स बह रहे हैं तो कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स को कम कर देती हैं और स्ट्रेस केमिकल्स को ग्रहण करने वाले रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ा देती हैं। अरे बाप रे। आपकी कोशिकाएं अक्षारिक रूप से तनाव की आदी हो जाती है, वे खुद को बंद कर लेती हैं, विकास और हीलिंग रुक जाती है और शरीर सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, वे रसायनों के रूप में हमारे खून में तैरती हैं और हमारी कोशिकाओं का आकार तक बदल देती हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यहीं पे स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प ऊर्जा प्रणाली का परिचय देती है जिसे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन कहा गया है। चीनी चिकित्सा पद्धति में इसे एक तरह का सुरक्षा रडार माना जाता है। हाँ। शरीर का पापा बियर मेरिडियन, मुझे स्रोत में ये नाम बहुत मजेदार लगा था। है ना? ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक पापा बियर की तरह ये प्रणाली हमेशा बचाने के लिए तैयार रहती है। जब भी इसे कोई खतरा महसूस होता है, ये हमें तुरंत फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, मतलब लड़ो, भागो या सुन्न हो जाओ के मोड में डाल देती है। अच्छा। यह एक आदिम रक्षा तंत्र है। जब किसी शेर ने हम पर हमला किया होता तो ये पापा बियर मेरिडियन तुरंत पाचन तंत्र और हमारे तर्कशील दिमाग से खून खींचकर हमारी बाहों और पैरों की मांसपेशियों में भेज देता ताकि हम भाग सकें या लड़ सकें। लेकिन आज के जमाने में तो कोई शेर हमारे पीछे नहीं भाग रहा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आज के समय में हमारा नर्वस सिस्टम शेर और बॉस की डांट के बीच फर्क नहीं कर पाता। अरे सच में? हाँ, जब हम लगातार ऐसे काम करते हैं जो हमारी वास्तविक प्रकृति के खिलाफ हैं, या ऐसी नौकरी करते हैं जिससे हम नफरत करते हैं, या उन भावनाओं को दबाते हैं जिन्हें बाहर आना चाहिए, तो पापा बियर हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। मतलब वो अलार्म बजता ही रहता है। बिल्कुल। इसे लगता है कि हमेशा कोई ना कोई जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। ये लगातार हमारे पाचन और इम्यून सिस्टम से ऊर्जा खींचता रहता है। इसे शायद इस तरह समझा जा सकता है कि ये किसी कार के सिक्योरिटी अलार्म जैसा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपकी कार का अलार्म बज रहा है, आप भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि कोई चोर नहीं है, लेकिन अलार्म बंद नहीं होता। वो 24 घंटे 7 दिन लगातार बजता रहता है, भले ही आसपास कोई खतरा ना हो। लेकिन अगर वो अलार्म महीने भर तक बजता रहेगा तो अंततः कार की बैटरी पूरी तरह खत्म हो ही जाएगी। एकदम सही। शरीर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है ना? तनाव की वजह से हमारी बैटरी खत्म हो जाती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब बैटरी खत्म होने लगती है या शरीर दर्द से कराने लगता है तो इंसान की पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? वो लड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल, वो उस दर्द से लड़ना शुरू कर देता है। वो बीमारी से जंग छेड़ने की बात करता है। लेकिन किताब इसके ठीक विपरीत करने की सलाह देती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बीमारी एक दुश्मन है और हमें एक योद्धा की तरह उससे लड़ना है। सही बात है। लेकिन एमी की कहानी एक अलग ही सच्चाई दिखाती है। जब वे भारत के उस अस्पताल में थीं, तो उन्हें हर दिन आईवी ड्रिप लगवानी पड़ती थी, जिससे वे बहुत डरती थीं। अच्छा। हर बार जब सुई उनके पास आती, उनका शरीर अकड़ जाता, वे नर्सों से लड़ती थीं, अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ लेती थीं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन एक दिन वे इतनी बुरी तरह थक गईं कि उन्होंने बस अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उन्होंने खुद से लड़ना छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? कमाल की बात है कि उस दिन सुई अंदर जाने पर उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इस समर्पण ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, यही हीलिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, समर्पण यानी सरेंडर। इसे हार मानना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हार मानने का मतलब है कि आप निराश हो गए हैं। सही कहा। लेकिन समर्पण का मतलब है अपनी वर्तमान स्थिति को बिना किसी विरोध के पूरी तरह से स्वीकार करना। जब आप अपनी मौजूदा स्थिति से लड़ते हैं तो आपका शरीर तनाव में रहता है। वही पापा बियर का अलार्म बजता रहता है। मतलब हमारी अपनी ऊर्जा ही हमें नुकसान पहुंचा रही है। एग्जैक्टली। बीमारी से लड़ने की जो ऊर्जा होती है वो असल में बीमारी को ही खुराक देती है। ये तो बिल्कुल डूबने वाले व्यक्ति की तरह है। जब कोई पानी में डूब रहा होता है और घबरा कर हाथ पैर मारता है, पानी से लड़ता है, तो वो और तेजी से नीचे जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो संघर्ष करना छोड़ दे, अपने शरीर को ढीला छोड़ दे और खुद को पानी पर छोड़ दे, तो वो तैरने लगता है। उसका अपना शरीर ही उसे बचा लेता है।
बहुत ही बढ़िया मेटाफर है ये। और इस समर्पण की अवस्था तक पहुंचने के लिए स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें बताई गई हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि समर्पण कर दो काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए चैंटिंग या मंत्रोच्चार का उपयोग किया जा सकता है, जैसे जापानी बौद्ध मंत्र नम्यो हो रेंगेक्यो का जाप करना, जो मन के शोर को शांत करता है, या फिर मशहूर लेखिका एन लेमॉट का वाक्यांश बर्ड बाय बर्ड दोहराना। इसका मतलब है जब काम बहुत बड़ा लगे तो एक बार में सिर्फ एक ही कदम उठाना। इसके अलावा एक और तकनीक का जिक्र है, ग्रेसफुल बेगिंग या शालीनता से मांगना। हाँ, ये बहुत असरदार है। यह किसी विशिष्ट धर्म या भगवान से जुड़ा नहीं है। ये बस ब्रह्मांड से या अपनी खुद की आंतरिक शक्ति से एक सरल सी प्रार्थना है, जैसे मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभाला जाए, कृपया मेरी मदद करें। इस तरह की प्रार्थना हमारे अहंकार को किनारे कर देती है और हमें उस फाइट मोड से बाहर निकालती है। सही कहा आपने। तो मान लेते हैं कि हमने खुद को पानी पर छोड़ दिया है, अलार्म बंद हो गया है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। वो क्या है? हमने ऊपर से तो शांति पा ली, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी उस मिट्टी में, हमारी नींव में असल में खराबी कहाँ है? हम किस पुरानी भावना को दबाकर बैठे हैं, ये कैसे खोजा जाए? हाँ, और इसका जवाब हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के 95% हिस्से को नियंत्रित करता है। हमारा चेतन मन तो बस एक छोटे से हिस्से को ही समझ पाता है। और हमने पहले न्यूरोपेप्टाइड्स की बात की थी ना? हाँ। वैज्ञानिक कैंडिस पर्ट का शोध ये साबित करता है कि अव्यक्त भावनाएं सचमुच हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों की कोशिकाओं में फंस जाती हैं। इसे ही सेल्यूलर मेमोरी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर भावनाएं कोशिकाओं में फंसी हैं, तो हम उन कोशिकाओं से बात कैसे करें? हम अपने तार्किक दिमाग को बीच से कैसे हटाएं? हाँ, ये तो है। यहीं पर मसल टेस्टिंग यानी मांसपेशियों के परीक्षण की तकनीक आती है। ये शरीर से सीधे सवाल पूछने का एक तरीका है, क्योंकि हमारा चेतन मन खुद से झूठ बोल सकता है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ये काम कैसे करता है? किताब में स्टैंडिंग टेस्ट का जिक्र है शायद। हाँ, अगर आप सीधे खड़े होकर अपने शरीर से कोई सवाल पूछें, जैसे क्या मुझे इस नई नौकरी से डर लग रहा है, तो शरीर अनजाने में आगे या पीछे झुककर हाँ या ना में जवाब देता है। आगे झुकना मतलब शरीर उस बात को स्वीकार कर रहा है, और पीछे झुकना मतलब असहमत है। अरे वाह! इसी तरह बांह की मजबूती को जांचने वाला आर्म टेस्ट भी है। लेकिन इस मसल टेस्टिंग के पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब शरीर किसी सच्ची या सकारात्मक बात का सामना करता है, तो ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। अच्छा। लेकिन जब कोई बात झूठी होती है या तनाव पैदा करती है, तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है और मांसपेशियां पल भर के लिए कमजोर पड़ जाती हैं। इसी आधार पर शरीर हमें हाँ या ना का संकेत देता है। ये शरीर की भाषा सच में अद्भुत है। इसी से जुड़ी एक और अवधारणा स्रोत में है, जिसे द लाउडेस्ट लिंक या सबसे कमजोर कड़ी कहा गया है। ये विचार कहता है कि हमारे शरीर के लक्षण दरअसल छिपे हुए रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। बिल्कुल। शरीर हमें कोई तकलीफ यूं ही नहीं देता, वो लक्षणों के जरिए हमसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। किताब में इसके कुछ उदाहरण बहुत ही हैरान करने वाले हैं। जैसे अमेलिया नाम की एक महिला का मामला देखिए। उसकी गर्दन में इतना भयानक दर्द था कि वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। दर्दनाक स्थिति रही होगी। सामान्य तौर पर लोग कहेंगे कि सोने का तरीका गलत होगा, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि ये दर्द किसी शारीरिक चोट से नहीं था। फिर किस वजह से था? इसका कारण ये था कि अमेलिया अपने भाई के बच्चों की परवरिश के तरीके को लेकर बहुत अड़ियल थी। उसकी सोच एकदम सख्त हो गई थी। इसके साथ ही उसे खुद के डांस न कर पाने का गहरा डर था। उसकी गर्दन का अकड़ना असल में उसकी सोच के अकड़ने का रूपक था। कमाल है। एक और बहुत ही दिलचस्प मामला टिम का था। अच्छा, टिम के साथ क्या हुआ था? उसे पूरे शरीर पर एक्जिमा हो गया था। त्वचा पर भयानक खुजली और लाल चकत्ते। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था, तो हर किसी ने, यहाँ तक कि टिम ने भी मान लिया था कि शायद इसी तनाव से एक्जिमा हुआ है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन मसल टेस्टिंग से एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आई। पता चला कि ये एक्जिमा 32 साल की उम्र में नौकरी से निकाले जाने की एक पुरानी घटना से जुड़ा था। मतलब इतना पुराना ट्रॉमा? हाँ। वो घटना, वो अपमान उसे अंदर ही अंदर खा रहा था।
उसका शरीर एक्जिमा के जरिए, त्वचा पर उस खुजली के जरिए बिल्कुल वही रूपक दिखा रहा था कि कुछ है जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है, जो बाहर आना चाहता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि जब भी मेरी गर्दन में दर्द हो तो मैं ये मान लूं कि मैं किसी बात पर जिद्दी हो रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मेरा तकिया खराब है और मुझे सर्वाइकल है तो क्या मैं उसे भी अपनी भावनाओं से जोड़ लूं? क्या हर शारीरिक दर्द सिर्फ एक मेटाफर होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमें यहाँ बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है। ये किताब या ये तकनीकें बुनियादी चिकित्सा विज्ञान या सामान्य ज्ञान को नकारती नहीं है। अगर आपका तकिया खराब है तो आपको बेशक एक नया तकिया खरीदना चाहिए। सही बात है। लेकिन सबसे तेज आवाज या लाउडेस्ट लिंक को सुनने का मतलब है शारीरिक पैटर्न को पहचानना। पैटर्न से आपका क्या मतलब है? मान लीजिए 3 अलग अलग लोग एक ही तरह के भारी तनाव से गुजर रहे हैं। एक को भयंकर माइग्रेन हो जाता है, दूसरे का पेट खराब हो जाता है और तीसरे की पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, ऐसा तो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग भावनात्मक मुद्दों को दर्शाते हैं। सिर दर्द अक्सर इस बात का संकेत होता है कि हम हर चीज को सिर्फ दिमाग से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और शरीर से कट गए हैं। अच्छा, और पेट खराब होना? पेट खराब होना अक्सर किसी नई परिस्थिति को न पचा पाने का रूपक होता है। शरीर हमें बता रहा है कि वो भावनात्मक तनाव उसी खास हिस्से पर क्यों प्रकट हुआ। ये हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब हम शरीर के इन संदेशों को पढ़ना सीख जाते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी भावना फंसी हुई है, तो हम अपनी ऊर्जा के प्रवाह को सही करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? देखिए, स्रोत सामग्री इसके लिए एक बहुत ही मजबूत नींव बनाने पर जोर देती है, क्योंकि जब तक ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं होगा तब तक कोई भी हीलिंग टिक नहीं पाएगी। इसमें सबसे पहला नाम आता है ग्राउंडिंग का। हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण लगातार गैजेट्स और वाईफाई के बीच रहने से हमारे शरीर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा जाता है। एकदम सही। स्रोत कहता है कि हमारे शरीर की पोलैरिटी या ध्रुवीयता उल्टी हो जाती है। ये ऐसा है जैसे किसी रिमोट कंट्रोल में बैटरी उल्टी लगा दी गई हो। आप कितने भी बटन दबा लें, वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। जब हमारी बैटरी उल्टी होती है तो शरीर हीलिंग को ग्रहण ही नहीं कर पाता। इसे ठीक करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलना। पृथ्वी की एक स्वाभाविक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे शरीर के अतिरिक्त और अव्यवस्थित चार्ज को सोख लेती है और हमें रीसेट कर देती है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी गगनचुंबी इमारत के 20वें माले पर रहता है और घास आसपास नहीं है, तो किताब में एक बहुत ही अजीब लेकिन प्रभावी तरीका बताया गया है, स्टेनलेस स्टील के चम्मच का इस्तेमाल। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था। बस एक साफ चम्मच लें और उसे अपने पैरों के तलवों पर रगड़ें। सुनने में ये किसी जादू टोने जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। स्टेनलेस स्टील एक सुचालक धातु है। अच्छा। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी ऊर्जा अक्सर हमारे पैरों के निचले हिस्से में जाके फंस जाती है। धातु की संरचना उस फंसी हुई ऊर्जा को तोड़ने और पोलैरिटी को वापस अपनी सही दिशा में लाने में मदद करती है। ये तो बहुत ही काम की टिप है। इसके अलावा थाइमस टैपिंग का अभ्यास है। छाती के ठीक बीच में थाइमस ग्लैंड होता है। मुझे याद है जीव विज्ञान में पढ़ा था कि ये ग्लैंड हमारे टी सेल्स बनाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही होते हैं। किताब कहती है कि बस 15 से 30 सेकंड तक अपनी छाती के बीच में हल्के से थपथपाने से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टैपिंग से पैदा होने वाला वाइब्रेशन सीधे नर्वस सिस्टम को संकेत भेजता है। कैसा संकेत? ये उस पापा बियर को संदेश देता है कि हम सुरक्षित हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। अरे वाह! जैसे ही शरीर सुरक्षित महसूस करता है, थाइमस ग्लैंड बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इसी तरह एक और व्यायाम है, आई ट्रेस। आई ट्रेस, वो कैसे करते हैं? हमारी आंखों के चारों ओर हवा में उंगली से फिगर 8 या 8 का आकार बनाना। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के बीच का संचार टूट जाता है। ये व्यायाम उस क्रॉसओवर पैटर्न को वापस लाता है, जिससे दोनों हेमिस्फीयर्स फिर से मिलकर काम करने लगते हैं। लेकिन एमी इन सभी तकनीकों के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती हैं। वे कहती हैं कि आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। और ये इस किताब की सबसे राहत देने वाली बात है। हाँ, सच में। अक्सर जो लोग बीमार होते हैं वे खुद पर इतना दबाव डाल लेते हैं कि उन्हें अपनी हर पुरानी भावना, हर पुराने ट्रॉमा को ढूंढकर ठीक ही करना है। ये दबाव खुद में एक नया तनाव बन जाता है। तो हमें पूरा ठीक नहीं करना है, तो फिर ये तकनीकें काम कैसे करेंगी?
क्या सिर्फ छाती थपथपाने से या चम्मच रगड़ने से कोई पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ, आपको समझना होगा कि ये छोटी तकनीकें अपने आप में कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है। ये बस शरीर के नर्वस सिस्टम को उस क्रॉनिक पैनिक या सर्वाइवल मोड से बाहर निकालती हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए एक प्रेशर कुकर की जो पूरी आंच पर उबल रहा है और फटने वाला है। बाप रे। आपको उस कुकर को पूरी तरह ठंडा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसकी सीटी उठाकर थोड़ी सी भाप बाहर निकालनी है। समझ गए। जैसे ही थोड़ा दबाव कम होता है, शरीर के पास इतनी ऊर्जा बच जाती है कि वो अपनी प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को ट्रिगर कर सके। थोड़ा सा असर डालना भी शरीर के लिए काफी होता है। कमाल की बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमने देखा कि असली हीलिंग केवल पत्तों पर पानी छिड़कना नहीं है, बल्कि अपनी उस मिट्टी को गहराई से साफ करना है। बिल्कुल। हमें अपने उस पापा बेयर को शांत करना है जो हर वक्त खतरे का अलार्म बजा रहा है। इसके लिए हमें संघर्ष छोड़कर समर्पण करना होगा। सही कहा। हमें अपने शरीर के अजीब लेकिन शानदार रूपकों को सुनना होगा। वो गर्दन का दर्द या खुजली जो हमें बता रही है कि हम कहाँ अटके हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हीलिंग की प्रक्रिया को एक प्रोजेक्ट या युद्ध नहीं बनाना है, बल्कि ग्राउंडिंग और टैपिंग जैसी छोटी तकनीकों से बस थोड़ी सी भाप बाहर निकालनी है। एकदम सही। जब हम अपने शरीर की भाषा को समझ लेते हैं और ऊर्जा के रास्ते की रुकावटों को हटा देते हैं, तो शरीर खुद ब खुद उस दिशा में मुड़ जाता है जहां उसे जाना चाहिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक बहुत ही गहरे और नए विचार पर गौर करें जो इस किताब के संदेश को एक कदम और आगे ले जाता है। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर हमारा ध्यान खींचने के लिए दर्द, बीमारी और अकड़न को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल करता है। वो दर्द हमारा फिजिकल कंपास है जो हमें बताता है कि हम कहाँ खुद से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या इसका उल्टा भी सच नहीं हो सकता? मतलब? क्या हमारे जीवन में अचानक उमड़ने वाली कोई तीव्र खुशी या किसी बिल्कुल अजनबी जगह, किसी कला या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अकथनीय आकर्षण भी हमारे शरीर का ही कोई फिजिकल कंपास हो सकता है? अरे वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? हम दर्द को तो शरीर का संकेत मान लेते हैं, लेकिन आनंद को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या ये संभव है कि हमारा शरीर न केवल हमें बीमारियों के जरिए गलत रास्तों से दूर कर रहा है, बल्कि उन अचानक मिलने वाले आनंद के पलों के माध्यम से हमें हमारे सबसे सच्चे, सबसे प्रामाणिक जीवन की ओर खींचने की कोशिश भी कर रहा है? बिल्कुल। वो खुशी शायद कोई इत्तेफाक नहीं है, वो आपकी कोशिकाओं की हाँ है। तो हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि इस समय, इस पल में शरीर हमें किस दिशा में खींच रहा है। हमारा वो आंतरिक कंपास, हमारी वो लाउडेस्ट लिंक हमें कहाँ ले जाना चाहती है। दर्द से परे जाकर अपने आनंद की उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आज के हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ। तब तक अपने शरीर की उस धीमी लेकिन सच्ची आवाज को सुनते रहें। आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।